बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका फिज़िक्स टीचर आसिफ जावेद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखें स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन ब्रिज को किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। असल में इसको जो एक वायर है उसकी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ है उसको अप्लाई करते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम है ये हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम है। इसमें चार रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। एक हमारे पास है R1, दूसरी है R2, और इसके बाद R3, और यहाँ पे R4 है। तो ये चार रेजिस्टेंसेस इस तरह से लगी हुई हैं कि ये एक लूप बना रही हैं, ABCDA। तो ABCDA लूप के दरमियान में हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को ब्रिज कर दिया है, इसलिए हम इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें देखें, अब A टर्मिनल को यहाँ आगे स्विच के साथ, और स्विच के बाद बैटरी, और बैटरी के बाद इसको C के साथ कनेक्ट कर दिया है, यानी A से C के दरमियान में हमने स्विच और बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास टोटल देखा जाए तो तीन लूप्स बन रहे हैं। एक हमारे पास ये लूप बन रहा है जिसको हम पढ़ेंगे ABDA, और दूसरा लूप हमारे पास होगा CBDC। ठीक है, और थर्ड वन जो होगा वो हमारे पास होगा ACDA। जो पहला लूप है उसमें हम करंट I1 को स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। करंट I1 को स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट लूप है ना हमारे पास, इसमें I1 को स्टडी करेंगे। जो सेकंड लूप है उसमें करंट I2 को स्टडी करेंगे, और जो हमारे पास थर्ड लूप है उसके अंदर करंट I3 को स्टडी किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि यहाँ से करंट का फ्लो शुरू होता है। जैसे ही इसमें से R1 में से करंट फ्लो करेगा तो ये इधर से करंट आ रहा है I1, ठीक है, R1 में से गुजरेगा, तो इसको लिखेंगे हम -I1R1। असल में ये क्या लिखा है हमने, ये एक रेजिस्टर के क्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल में जो लॉस हो रहा है उसकी वजह से हमने नेगेटिव साइन लगाया है, क्योंकि हम इससे पहले किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ पढ़ चुके हैं उसमें ये लॉस के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास करंट I1 आ रहा है, रेजिस्टर R1 से ये गुजरेगा, तो इसलिए हमने इसको I1R1 लिखा है। अगर देखा जाए तो ये I और R ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। ये I और ये जो R है, ठीक है, ओम्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, वोल्टेज के बराबर होता है। तो इसका मतलब है जहां पर भी हमें करंट और रेजिस्टेंस इकट्ठे नजर आए और दोनों आपस में दोनों का प्रोडक्ट नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि हम वोल्टेज को स्टडी कर रहे हैं। तो ये I1R1 लिख देने का मतलब ये है कि ये वोल्टेज है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, जब ये वाला करंट जो है I1 इधर से होता हुआ R1 में से होता हुआ जब उसने इधर आना है, ये I1 करंट, तो और करें उसी दौरान में यहाँ पे हमारे पास जो I3 करंट है वो यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, यानी इधर से करंट हमारे पास I1 ऊपर से आ रहा है और नीचे से हमारे पास करंट जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस R3 के अक्रॉस है वो I3 होगा जी। अब चूंकि हम I1 करंट को स्टडी कर रहे हैं इसलिए I1 करंट को हम डोमिनेट करेंगे, यानी हम समझेंगे कि ये गालिब करंट है, यानी ये हैवी करंट है, स्ट्रॉन्ग करंट है, किसकी निस्बत, I3 की निस्बत। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर I1 माइनस I3, और ये किस में से पास हो रहे हैं, तो R3 में से, तो इसलिए साथ में R3 आ गया। अब देखें कि ये भी पोटेंशियल है, ये करंट है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो ये रेजिस्टर R3 के अक्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद ये I1 करंट यहाँ से होते हुए जब इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से I1 करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और इधर से ये सेकेंड लूप का जो I2 करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है I2।
अब चूंकि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि I1 करंट को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो I1 करंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करंट होगा और I1 करंट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और I2 नीचे की तरफ आ रहा है, तो I1 स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे I1 माइनस I2 लिख दिया। और साथ में यहाँ पे जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम RG से रिप्रेजेंट करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये साथ में हमने I1 माइनस I2 इंटू RG लिख दिया इक्वल टू 0। इसको हमने स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। ये हमने फर्स्ट लूप को स्टडी किया है और ये हमारे पास लूप क्या था, ABDA, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब दूसरे लूप को हम स्टडी करने जा रहे हैं और दूसरा लूप हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास लूप है CBDC। इस लूप को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस लूप में देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अब करंट I2 को स्टडी कर रहे हैं। तो करंट I2 जब इस R2 में से पास करेगा, करंट I2 R2 में से पास करेगा, तो इसको हम लिखेंगे I2 R2। और साथ में नेगेटिव आपको बता चुका हूं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल में लॉस होगा उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अब I2 करंट ऊपर से नीचे आ रहा है और इधर से आपको पहले पता है कि I1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम I2 को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए I2 स्ट्रॉन्ग करंट होगा और I1 जो है वो वीक करंट होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे I2 माइनस I1। और ये किस में से पास हो रहा है, RG यानी कि गैल्वेनोमीटर में से। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, जब ये I2 करंट यहाँ से होता हुआ जब यहाँ पे आएगा, यहाँ से I2 ने गुजरना है और इधर से अगर इस लूप का यानी ये वाले जो हमारे पास थर्ड लूप है, इसका जो करंट होगा I3 वो भी इधर से आएगा। अब यहाँ से I2 हमारे पास आ रहा है इधर से और I3 ऊपर से आ रहा है, तो चूंकि हम I2 को स्टडी कर रहे हैं, I2 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करंट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है I2 माइनस I3 इंटू R4। तो ये R4 रेजिस्टर के अक्रॉस जो यहाँ से पोटेंशियल होगा ड्रॉप, वो हमारे पास इस सेंस में आ गया। और इन सब को पोटेंशियल में जो जितना भी चेंजेस होते हैं उन सब का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 के बराबर होता है। ये हम किरचॉफ्स के सेकंड लॉ के अंदर यानी KVL के अंदर हम ये बात स्टडी कर चुके हैं कि जितना भी पोटेंशियल में जो चेंज आता है उसका जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 के बराबर होता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे एक बैलेंसिंग कंडीशन को स्टडी करने जा रहे हैं। बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से करंट ना गुजरे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो बी साइड ये वाला जो B टर्मिनल है और D टर्मिनल है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम कर दें, ठीक है। और ये पोटेंशियल सेम कैसे हो सकता है, यानी जब हमारे पास ये इधर से जो करंट जा रहा है वो I1 है और ऊपर से जो करंट है वो I2, I1 और I2 दोनों करंट आपस में बराबर हो जाएं, तो तब भी ऐसा हो सकता है कि ये B पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और जब दोनों साइडों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में से करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इफ बैलेंसिंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, कि अगर बैलेंसिंग कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि I1 करंट जो है वो बराबर होगा I2 करंट के, ठीक है। और इन दोनों को हमने I के बराबर लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर भी पुट करनी है और यही बैलेंसिंग कंडीशन जो है वो हमने यानी कि I1 I2 जहां पर भी हमें मिले इस इक्वेशन में वहां पे हमने I पुट कर देना है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी, जहां पे I1 नजर आएगा वहां पे सिंपल I पुट कर देना है, माइनस I इंटू R1, और उसके बाद I1 की जगह पे भी हमने I पुट कर देना है, I माइनस I3 इंटू R3 माइनस I माइनस, ये देखें I1 की जगह पे भी हमने I पुट कर दिया और I2 की जगह पे भी हमने I पुट कर दिया, इंटू RG इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखें कि स्टूडेंट्स ये I माइनस I आ गया है, तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये टर्म खत्म हो जाएगी यहाँ पे। बाकी हमारे पास दो टर्म्स बच गई हैं, एक बच गई है माइनस I R1 और दूसरी टर्म हमारे पास है I माइनस I3 इंटू R3। अब इधर हमारे पास जो राइट साइड है वहां पे 0 बचा हुआ है, तो ये वाली टर्म जो नेगेटिव टर्म है इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले गए, तो ये नेगेटिव साइन इसका खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं कि जहां जहां हमें I1 और I2 यहाँ पे नजर आ रहा था वहां पे हमने सिंपल I पुट कर देना है करंट। तो ये देखें माइनस I2 की जगह पे हमने माइनस I इंटू R2, और यहाँ पे माइनस का साइन I2 की जगह पे भी I लिखेंगे और I1 की जगह पे भी I लिखेंगे, इंटू RG माइनस I2 की जगह पे हम I लिखेंगे माइनस I3 इंटू R4 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। और बाकी इस टर्म को उठा के हम दूसरी साइड पे जब ले जाएंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो बाकी बच गया है वो बच गया है माइनस I/R2 इज इक्वल टू I माइनस I3 इंटू R4। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन 2 आ चुकी है, एक इक्वेशन हमारे पास 3 आ चुकी है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि डिवाइड इक्वेशन 2, ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसको हम डिवाइड कर देते हैं जी। किस पे डिवाइड करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 पे डिवाइड करेंगे। यानी इस इक्वेशन को हम ऊपर रखेंगे, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसको हम ऊपर रखते हैं, और जो डिवाइड कर रही होती है उसको हम नीचे रखते हैं। तो इसलिए हमने I2 को ऊपर रखना है, ये इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखना है। तो ये देखें माइनस I/R1 ओवर माइनस I/R2 इज इक्वल टू, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये राइट साइड में I माइनस I3 इंटू R3, ये वाली इसका जो राइट साइड वाला पोर्शन है, तो इसके राइट साइड वाले पोर्शन पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो गया, और उसके बाद ये I से कैंसिल हो गया, इधर ये I माइनस I3 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बच चुका है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास ये कुछ एक फार्मूला आ गया है, एक फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। इस फार्मूले की हकीकत क्या है? वो ये है कि इसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने R4 जो है हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है, तो इसको कैलकुलेट करना है, तो इस टर्म को इधर ले आए, ये हमारे पास R4 इधर आ जाएगी और R1 उसकी जगह पे चली जाएगी, R3 ओवर R1, और ये जो R2 इधर डिवाइड हो रहा है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा R2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने करना ये है कि हमारे पास ये तीन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू होनी चाहिए, यानी हमें ये मालूम होंगी। तो इन तीनों को हमने यानी कि मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास R4 आएगी। लेकिन इनके बारे में हम कैसे जान पाएंगे कि R3 कितना होगा, R2 कितना होगा, R1 कितना होगा? उसके लिए हम ये करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास R1 है, R2 है, R3 है, और ये R4 तो हमें मालूम करनी है, इसको हम RX भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ऐसा करेंगे कि R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। चेंज उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजरना बंद ना हो जाए। सपोज कर लें कि हमने R1 रख ली है 2 ओम, इसको हमने 3 ओम रखा है और इसको हमने 4 ओम रखा है, तो क्या अभी भी करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में से? तो फिर आपने देखना है कि अगर गैल्वेनोमीटर में से अब भी करंट फ्लो कर रहा है तो आप इनको मजीद चेंज कर दें, यानी R2 को आपने कर दिया 4 ओम, और ये R1 को आपने कर दिया 3 ओम, और इसको आपने कर दिया 2 ओम। तो फिर देखा आप इनकी वैल्यूज को वेरी कर सकते हैं, यानी चेंज करते जाएं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजरना बंद नहीं हो जाता। और जब गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजरना बंद हो जाए तो जो आपने वैल्यूज इनकी रखी थी वो यहाँ पे पुट कर देनी है। R3 की जगह पे जैसे हमारे पास है इस वक्त 2, तो R3 की जगह पे हम पुट कर देंगे 2, और बटे में R1 की जगह पे हमने क्या लिखा है 3, और इसके बाद R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो R4 है जो कि हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, यानी अननोन रेजिस्टेंस, वो हमारे पास आ जाएगी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसको आगे सॉल्व कर लेना है तो हमारे पास R4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मेथड है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसकी मदद से हम किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं से आपको डाउट हो, तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।